नमस्कार दोस्तों, बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रैखिक समीकरण के बारे में बताऊंगा, जो कि यूपी जो है बोर्ड रहेगा एनसीईआरटी पैटर्न पर। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को। कह रहा रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण माने लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये एक आया है रैखिक समीकरण के तौर पर। आप ये बता सकते हैं, इसका परिभाषा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। रैखिक समीकरण क्या है। एक सीधी रेखा बनाने के लिए दिया गया समीकरण एक रैखिक समीकरण कहलाता है। सीधी रेखा बनाने से तात्पर्य है कि अगर हम x एवं y की विभिन्न मान लेंगे तो इससे हमारे पास एक टेबल बन जाएगी और फिर उस टेबल में हमारे पास एक रेखा के लिए निर्देशांक मिल जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान समझेंगे। उदाहरण x + y = 1 होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 2a + b = 9 है। 2x - 7 = 3 है। आदि रैखिक समीकरण के तौर पर आता है। ओके दोस्तों, आप देखिए आप कह सकते हैं कि चर राशि देखिए, हम लोग बचपन में बहुत से पढ़े हैं कि चर और अचर किसे कहते हैं। आज मैं उस दोनों को जो है अच्छे से आप लोग को डिफाइन करूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। चर राशि यानी वेरिएबल, वैसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है, वह चर राशि कहलाता है। ओके दोस्तों, कहने का मतलब चर राशि वैसी राशि है जिसका जो है मान स्थिर नहीं होता है, वह एक चर राशि कहलाता है। जैसे में आप कह सकते हैं x, y, z ABC आदि आ सकता है। अब देखिए अचर राशि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। स्विच अचर के मतलब आप क्या कह सकते हैं, a, b, c स्मॉल b स्मॉल c आदि को स्विच अचर कहते हैं। अब एक बात बताइए, निरपेक्ष अचर मतलब होता है जिसमें केवल संख्या है। जैसे में 1 2 3 आदि को निरपेक्ष अचर कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। रैखिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या होता है बताएंगे आपको। एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स, वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक होती है, वह एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे ax + b = 0 है, जहाँ a ≠ 0 और a, b, c अचर तथा x चर है। आप यहाँ से कह सकते हैं एक सरल रेखा पर ax + b = 0 का आलेख एक ही बिंदु पर होता है, यानी बिंदु आरेख होता है। इसीलिए इसका एक अद्वितीय हल x = -b/a होता है। दोस्तों कहने का मतलब आप जब इसी को हल करेंगे तो ax + b बराबर हो जाएगा 0। आप क्या करेंगे, b उस तरफ भेजेंगे तो -b हो जाएगा। जब आप अपान में a करेंगे तो अपान a हो जाएगा, x बराबर। सिंपल सा है। अब देखिए समीकरण को हल करने की विधि क्या है। किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर उनके योगफल भी समान होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों से समान राशि घटाने पर शेषफल समान, यानी अर्थात यदि a = b है दोस्तों, तो क्या करेंगे आप दोनों में -c आप जोड़ दीजिए। रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों को शून्येतर समान राशि से भाग देने पर भागफल भी समान होते हैं, अर्थात a = b हो तो a/c = b/c होगा। सिंपल सी बात है। अब वो देखिए, किसी समीकरण के दोनों पक्षों को शून्येतर समान राशि से गुणा करने पर गुणनफल समान होते हैं। आप क्या कहते हैं, पक्षांतर दोस्तों हम लोग जो है बचपन में बहुत सा पढ़े हैं। ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है, समीकरण के
किसी पद को एक पद से दूसरे पद में ले जाने की क्रिया को पक्षांतर कहते हैं। जब किसी पद को एक पद से दूसरे पक्ष में लाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, अर्थात धन प्लस बदल जाता है, ऋण माइनस और ऋण बदल जाता है धन में। कहने का मतलब धन बदल जाता है ऋण माइनस में और ऋण बदल जाता है धन में। कहने का मतलब अगर प्लस रहेगा तो आप ऋण में बदलेंगे, अगर ऋण रहेगा तो आप प्लस में बदलेंगे। सिंपल सी बात है। आगे देखिए दोस्तों क्या करा, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसी समीकरण में उपस्थित चरों की संख्या 2 होती है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ पर a इज नॉट 0 b इज नॉट 0 है। a कामा b कामा c अचर तथा x कामा y है चर। रैखिक समीकरण का महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? देखिए रैखिक समीकरण का लेखाजोखा हमेशा एक सरल रेखा में होती है, x बराबर c, जहाँ c अचर है यानी कि कांस्टेंट है, का आलेख y जो है c अचर है, कोई भी एक जो है अपनी से आप वैल्यू ले सकते हैं, का आलेख y h के समानांतर एक सरल रेखा है। y बराबर c, जहाँ c अचर है, का आलेख x h के समानांतर एक सरल रेखा में होती है। अब कह रहा है कि x बराबर 0 का आलेख क्या होगा y h, y बराबर 0 का आलेख क्या होगा x h। कह रहा है रैखिक समीकरण का हल। देखिए रैखिक समीकरण का हल आप कितने तरीके से कर सकते हैं। एक विलोपन विधि कर सकते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं, एक ब्रज गुणनखंड विधि कर सकते हैं, एक ग्राफिक का आलेखी विधि कर सकते हैं, एक तुलनात्मक विधि कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये जो है इतने तरीके से आप रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। आगे देखिए क्या करा दिए हुए प्रक्रिया 10वीं एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इसकी प्रक्रिया समझना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों ये क्लास 10th में पूछता है, इसीलिए आपको इसको जो है समझना ज़रूरी है। जब दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए एक चर को विलुप्त कर एक चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं, तब इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। कहने का मतलब विलोपन विधि क्या होता है, आइए समझाते हैं। सर्वप्रथम दोनों जो है समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचरों से किसी एक चर x, y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए गुणा किया जाता है। अब देखिए पुनः एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़े या घटाए जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए। यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण में 3 जाइए। अब देखिए यदि चरण 2 में हमें चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो तो मूल समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यदि चरण 2 में हमें एक चर रहित असत्य कथन मोले तो मूल समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात असंगत है। अब देखिए दोस्तों क्या है, करा चरण 3 में करा इस प्रकार एक चर x, y के मान को मूल समीकरण में से किसी एक में दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। चरण 4 में देखिए x या y के इस मान को मूल समीकरण में से किसी एक में दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप मान लीजिए 2 समीकरण दिया है जिसमें 2x प्लस 3y बराबर 35 है, 3x प्लस 2y बराबर 40 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब दोस्तों क्या करिए कि समीकरण 1 में आप 3 का गुणा कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप, जब आप समीकरण 1 में गुणा करेंगे 3 टाइम्स आप इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 2 का गुणा जो है समीकरण जो है 2 में कर दीजिए। सेकेंड स्टेप, जब आप गुणा करेंगे 2 × 6x प्लस 4y बराबर 80 हो जाएगा समीकरण 2 का। आप क्या करते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, आप समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा दे देंगे। अब घटाएंगे तो आपका दोस्तों जो है फाइनली देखिए घटाने पर आपका ये मान आएगा, यानी कि 9y माइनस 4y बराबर 25, y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
y बराबर 5 आ गया तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में चाहे 3 में, सभी में रखेंगे तो भी आएगा। 2x प्लस 3y बराबर 35 है। आप इसको 2x प्लस y का मान 5 है ना, 15 वहाँ घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20/2 20/2 का मतलब होता है 10 होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा 2x है प्लस 1 है बराबर 0 है या कुछ भी है, यहाँ 3x है प्लस y है, ये y मान लीजिए, ठीक है, ये 2 है, ठीक, बराबर 0। क्या करेंगे दोस्तों, बराबर इसको करने के लिए 3 का गुणा इसमें करेंगे। अब इसको इस समीकरण को बराबर करने के 2 को गुणा इसमें करेंगे, तभी ना ये 6x होगा, ये भी 6x हो जाएगा, तभी हम y का मान निकाल सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस विधि में इस एक समीकरण से एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार दो रैखिक समीकरण में से एक समीकरण केवल एक चर वाली समीकरण में परिवर्तित हो जाता है, जिसके बाद इसे आसानी से हल किया जा सकता है। देखिए, समीकरण x प्लस 3y बराबर 8 है तथा 2x प्लस y बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हमें दो समीकरण दिए गए हैं जिनको हल करने का अर्थ है इनमें हमें x y का मान ज्ञात करना होता है। अब एक बात बताइए दोस्तों, x प्लस 3y बराबर 8 है, समीकरण 1 है। 2x प्लस y बराबर 3 है, बराबर जो है समीकरण 2 है। आप इसमें क्या करते हैं, देखिए ध्यान, पहले ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेते हैं। चलिए हम पहले समीकरण को लेते हैं तथा इस समीकरण से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे। चलिए हम x का मान निकालते हैं। देखिए दोस्तों, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से ही निकालिए। x प्लस 3y बराबर 8 है, x बराबर क्या कर सकते हैं, 8 माइनस 3y। अब दोस्तों एक बात बताइए, अब पहले समीकरण में हमें x का मान प्राप्त हो गया, अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, जाहिर से बात है। अब देखिए 2x प्लस y बराबर 3 है, जब x का मान रखेंगे तो इतना हो जाएगा, अब प्लस y बराबर 3 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, जब इसको आप हल करेंगे तो इतना हो जाएगा, y बराबर जब निकालेंगे आप y बराबर निकालेंगे तो 5/13 हो जाएगा। देखिए अब इसी प्रकार क्या करें, अब हमने दूसरे समीकरण को हल करने के लिए y का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमें y का मान पता है, इस मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान ज्ञात करते हैं, इसलिए हम समीकरण 1 में y का मान x का मान ज्ञात करते हैं। x प्लस 3y बराबर 8 है, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, जाहिर से बात है x का मान 89/13 हो जाएगा। देखिए ब्रजखंड विधि क्या होता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ये सिंपल सा है, ध्यान से समझेंगे आ जाएगा। ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण का निकाल हल करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 है और 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0 है। क्या करिएगा दोस्तों, जब आप इसको तोपेंगे तो x से x वाला तोप लेंगे, तो यानी कि x अपान करेंगे, तब देखिए ये ध्यान समझिएगा। अब बचा है, आप ध्यान से समझेंगे तभी दोस्तों आएगा। जब x से x वाला पोर्शन तोप लेंगे तो आपका बचेगा 3y माइनस 7, इसका बचेगा 5y माइनस 11। क्या करते हैं दोस्तों, जब x का तोपेंगे तो 3 का मल्टीपल करेंगे, 11 का मल्टीपल 3 में करेंगे, 5 का मल्टीपल 7 में करेंगे, बट इसका जो है मल्टीपल करने से पहले माइनस लगाते हैं। देखो 11 का गुणा 3 में करेंगे, 11 वाला माइनस है तो माइनस, यानी कि 3x गुणे माइनस 11। अब देखिए फिर बीच में माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर 5 है ना, 5 करिए गुणे, अब बताए थे ना इसका 13 का करने का पहले माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा हुआ है, जाहिर से बात है
इसी प्रकार से y का तोपेंगे तो x का मल्टीपल जो है 11 में करेंगे और जो है इसके बाद 7 का x का मल्टीपल 11 में करेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जब y वाला पोर्शन तोपेंगे तो 11 गुणे क्या होता है, देखिए 7 गुणे माइनस में 7 तो -7 गुणे 6 हो जाएगा। फिर माइनस लगाइए, फिर -11 गुणे 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए c वाला यानी कि तोपेंगे तो यानी कि 1 हो जाएगा बटे, अब देखिए x का गुणा जो है y में करेंगे तो 2 गुणे 5, y का गुणा x में करेंगे तो माइनस लगा के बीच में 6 गुणे 3। अब इसको हल करिए दोस्तों, इसको हल करेंगे आप x बटे -33 प्लस 35 बराबर y बटे -42 प्लस 22 बटे 1/10 - 18। आप इसको हल करेंगे x बटे 2 बराबर y बटे -20 बराबर 1 बटे -8। जब इसको आप यहाँ से हल करेंगे तो x का मान 1/-4 में आ जाएगा, y का मान 5/2 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ से सीधे कह सकते हैं x का मान 1/-4, y का मान बराबर 5/2 हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है ना, इससे पढ़ाने में थोड़ा सा क्या है जगह नहीं पर्याप्त है, इसीलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ शॉर्टकट मेथड से। बट आपको बोर्ड पे बताऊंगा तो डिटेल समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन आपके पल्ले टाइम नहीं है, कोशिश करिए कि कम से कम इतना पढ़ ले कि मैथ में पास हो जाए। अगर ये सब नियम आप जानेंगे तो आराम से मैथ में जो है पास हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।